समस्त व्याकरण प्रेमियों एवं प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग विसर्ग संधि के शेष भाग के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में हम लोगों ने प्रथम भाग में विसर्ग संधि के प्रथम सूत्र विसर्जनीय से सह के विषय में अध्ययन किया। द्वितीय भाग में उसके बाद के जो सूत्र रहे उसके विषय में अध्ययन किया। अब आज तृतीय भाग में हम लोग उत्व संधि का जो एक सूत्र शेष बचा है पहले उसके विषय में अध्ययन करते हैं। उसके बाद फिर आगे जो शेष सूत्र इसमें बच रहे हैं उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले उत्व संधि का एक सूत्र हम लोगों ने देख लिया था द्वितीय भाग में। आपको पता है कि अतोर और प्लुताद प्लुते, उस सूत्र के विषय में हमने आपको संकेत कर दिया है, विस्तार से उसको बता दिया है। अब उसी से संबंधित एक सूत्र और है उत्व संधि में। वो सूत्र है आपका उत्व संधि का दूसरा सूत्र जो है उसी का हर्षिच। ये सूत्र है आपका हर्षिच, ये सूत्र है। अब इसका नियम देख लिया जाए। ये इस सूत्र का नियम देखें क्या है कि इस सूत्र के विषय में हम लोगों को ये देखना है पूर्ण रूपेण कि इसमें और अतोर और प्लुताद में थोड़ा सा क्या अंतर है। कि यदि विसर्ग से पहले अ हो, यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य व र ल ह में से कोई वर्ण हो ना, तो परिवर्तन क्या होता है। कोई वर्ण हो तो रू के र स्थान पर, तो रू के र स्थान पर उ हो जाता है। ये देखें इस सूत्र में यही संकेत है पूर्ण रूपेण उ हो जाता है तथा अ और उ को गुण आदेश होकर ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। अब हमने आपको देखिए विस्तार से पूरा नियम लिख दिया कि यदि विसर्ग से पहले अ हो, पहले पद के अंत में विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या तो फिर य व र ल ह में से कोई वर्ण हो तो रू के स्थान पर र हो जाएगा। इसके पहले आपने ऋत्व संधि के नियम के आधार पर देखा है। अब र के स्थान पर इस उत्व संधि के आधार पर र के स्थान पर उ हो जाएगा। यही परिवर्तन होना है। उसके बाद जो विसर्ग से पहले अ है और बाद में जो उ हो रहा है,
ये दोनों आपस में मिलेंगे तो गुण संधि हो जाएगी, और गुण संधि होकर के और ओ मिल करके ओ हो जाता है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से आप देख लें और आपका क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण जैसे देखें क्या संकेत हो रहा है कि उदाहरण के रूप में पहले कृष्ण धन नमति, ये है कृष्ण धन नमति, ये हमको मिला। अब कृष्ण में आप अन्य सूत्रों का सहयोग लीजिए, उनकी सहायता से आप आगे बढ़िए, उसके बाद इस सूत्र के पास तक आने तक तब आपकी व्यवस्था बनेगी। अब कृष्ण से आपका पहले तो जो साधारण नियम है उसके आधार पर कृष्णस हुआ, स हुआ, कृष्णस के बाद फिर आपका रू हो गया, कृष्ण रू हो गया, कृष्ण रू के बाद आपका हो गया कृष्ण र, और इस र के स्थान पर अब ये सूत्र आपका उत्तहस्य आ गया, ये र के स्थान पर कह रहा है कि उ हो जाता है। अब देखें, अब आप जोड़िए तो यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है आपको, ये है आपके कृष्ण न धन अ धन उ, ठीक। उसके बाद तब आपका मिल रहा है न म और ति। देखें अब ये शब्द आपका देखिए क्या बनता है, तो शब्द आपका बन रहा है, देखिए अब नीचे देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आता है। ये क्री, ये अड़ा है और ओ मिल करके ओ हो गया, तो अड़ा में ओ मिल गया, कृष्णो बन गया, न म ति। आपका शब्द देखिए बन रहा है कृष्णो नमति। देखें आ रहा है कि नहीं, नीचे वाला नहीं आ रहा है कृष्णो नमति। इसको हम ऊपर लिख देते हैं आपके समझने के लिए, या तो यहाँ बगल में कर देते हैं। देखिए कैसे शब्द आपका बन रहा है, कृष्णो नमति, ये शब्द आपका बन रहा है, ठीक है। कृष्ण अ उ न म ति से ये कृष्णो नमति शब्द आपका बन रहा है ना। अब इसी तरह से दूसरा उदाहरण मान लीजिए कोई हम देते हैं जो छोटे उदाहरण हों, देख लें। जैसे है पायः धन धरः, ये देखिए जैसे है पायः धन धरः ना। अब यहाँ पर ये आपका है प, य, आगे विसर्ग है, फिर है ध और फिर है र। अब विसर्ग का आपने स कर दिया, स का आपने रू कर दिया, रू का र कर दिया और र का आपने कर दिया उ। यहाँ तक स्थिति आपकी आ रही है ना। जब यहाँ तक स्थिति आ रही है तो ये जो आपका यह है, यहाँ पर अ है, यह में अ है, इसको यहाँ चाहें तो आप लिख सकते हैं इस तरह, प यह को आप व्यंजनांत करके अ को निकाल लेंगे तो अ और उ दोनों यहाँ आपके पास आ गया, और आगे आपका ध है और र है, तो इससे शब्द आपका बन रहा है। देखिए प, यह में अ उ मिल करके ये दोनों ओ की मात्रा हो गई, तो यह में ओ की मात्रा लग गई, फिर ध और र। अब देखिए आपका स्पष्ट शब्द क्या बन रहा है, पयोधरः। इसमें अब आपको शंका नहीं हो रही है, पूर्ण रूपेण क्लियर हो रहा है, पयोधरः, ठीक है। इसी तरह से और उदाहरण देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। इसको देखिए, इतना आप समझ गए। अब आगे हम और उदाहरण आपको संकेत कर रहे हैं। देखिए और उदाहरण लिख रहे हैं, जैसे बालः धन गच्छति, ये है बालः धन गच्छति। अब देखें आप स्थिति से पूरा स्पष्ट हो रहे हैं। पूरा विसर्ग सूत्र आपका एक साथ यहाँ पर लग रहा है। विसर्जनीय से स से शुरू कर रहे हैं आप, स जो सोरू लग रहा है,
उसके बाद ससजुसोरु के बाद आपका रू से जो ओ तो र बनाता है वो सूत्र लग रहा है, फिर तब आपका ये हसिच सूत्र लग रहा है। देख रहे हैं, अनेक सूत्रों के पूर्ण सहायता से तब आपका ये पद बन रहा है। अब ये विसर्ग का आपने स कर दिया, स का आपने रू कर दिया, रू का र कर दिया, र का ऊ कर दिया। ठीक, जब इतना हुआ तो इससे आपका शब्द क्या बन रहा है, बा। अब ये ल जो है इसमें अ और उ, यहाँ पर अ धन उ, ये आपका है बा। ये ल व्यंजनांत हो गया, इसमें से अ निकाल लिया, अ और उ को मिला दिया, यहाँ पर ओ हो गया। जब इसको जोड़ा आपने तो बन गया आपका बालो गच्छति। ये शब्द आपका बन रहा है। देख रहे हैं, एक एक अक्षर जो सूत्र के आधार पर आपका परिवर्तन हो रहा है उसको हमने आपके सामने रख दिया है कि किस सूत्र से क्या परिवर्तन हो रहा है ना। तो जब यह परिवर्तन आपके सामने आया तो इसी से आपका मूल शब्द बन रहा है। जैसे मनः योग, दूसरा शब्द आपके सामने लिख रहे हैं, क्या बन रहा है। जैसे देख लें, ये है मनः धन योग ना। अब ये देखिए न में से स्वर को आपने निकाल लिया, आगे आपका विसर्ग है, उसके बाद है यो और फिर है ग। ये विसर्ग के स्थान पर आपने स कर दिया, स के स्थान पर रू कर दिया, रू के स्थान पर र कर दिया और र के स्थान पर ऊ कर दिया। इतनी व्यवस्था में आप आए। उसके बाद तब ये आपका अ और उ मिलकर के अब शब्द आपका क्या बन रहा है। देखें, न में ओ की मात्रा लग गई, नो यो ग, मनो योग, ये आपका शब्द बन रहा है, मनो योग। देख रहे हैं, पूरा अलग अलग विसर्जनीय से सह, ऋतु ससजुसोरु आपका आ गया, अतोरोर प्लुताद प्लुते आ गया। उसके बाद ये हसिच आकर के पूर्ण रूपेण यहाँ पर आपका पद बन गया। इसी तरह से और उदाहरण देख लें, जैसे मनोयोगा है, उसी तरह से आप देखें तो आपको मनोरथ शब्द भी बन जाएगा। मनोरथ कैसे बनेगा, मनः धन रथ। ठीक है, मनः धन रथ। आप देख रहे हैं कि ये जो व्यवस्था आपकी है, विसर्ग के पहले अ, हर एक में देख लीजिए आप और क्लियर कर लीजिए। न में अ है, आगे विसर्ग है। सूत्र आपका यही कह रहा है कि विसर्ग के पहले अ हो, तो विसर्ग के पहले अ आपको मिल गया। आगे सूत्र आपका कह रहा है कि य व र ल ह, तो य व र अर्थात र भी मिल गया यहाँ पर, और फिर थ ये। अब विसर्ग का आपने कर दिया स का आपने कर दिया रू का कर दिया र और र का कर दिया उ। तब इससे आपका शब्द देखिए क्या बन रहा है, न अ उ मिलकर के ओ हो गया, मनोरथ। ये मनोरथ शब्द आपका बन गया। देख रहे हैं, इस तरह से अब जो उदाहरण चाहें आप स्पष्ट रूप से कर सकते हैं, इसमें कोई भ्रम आपको नहीं हो रहा है। तो पूर्ण रूपेण आप इसको अब समझ गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक आपको और दे रहे हैं, सरह धन वरह। देखिए, य व र ल, इसलिए हम अलग अलग दे रहे हैं कि हर वर्ण लगभग आ जाएं उदाहरण के रूप में, जिससे आप स्पष्ट रहें एकदम। देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि सरह धन वरह ना। अभी स र में से अ निकाल लिया आपने, आगे विसर्ग आपका आ गया, फिर है व और फिर है र। अब विसर्ग का आपने स कर दिया, स का रू कर दिया, रू का
र कर दिया और र का आपने कर दिया उ। तो अब जोड़ेंगे आप देखिए तो क्या बनता है, इससे अ और उ जुड़ जाएगा ना। यहाँ पर आप चाहें तो इसको और बढ़िया से लिख सकते हैं, स र अ फिर उ, अ और उ ये दोनों मिल रहा है तो यहाँ पर हो रहा है आपका ओ। अब जोड़ रहे हैं आप तो बन रहा है स, र में ओ की मात्रा और रो व र, सरोवर। देखा आपने कि पूर्ण रूपेण इसी व्यवस्था के तहत आपका सूत्र एकदम संपन्न हो रहा है। कोई भी पद हो आपको यही ध्यान रखना है कि उसमें पहले पद के अंत में विसर्ग से पहले अ है कि नहीं है, दूसरे पद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या तो य व र ल ह में से कोई वर्ण हो तो यह व्यवस्था आपकी लागू हो जाएगी। हमें लगता है कि पूर्ण रूपेण ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सूत्र पर चलते हैं। इसमें एक सूत्र और शेष बाकी है, उसको भी आप देख लें जिससे विसर्ग संधि आपकी व्यवस्था के अनुकूल पूर्ण रूपेण संपन्न हो जाए। अब देखें अगले जो संधि है उसका क्या नाम है, उसको आपके सामने रख रहे हैं। ये विसर्ग संधि हमने आपको पहले भी संकेत किया था कि एक दूसरे सूत्र पर आश्रित हैं, आवृत्ति हो जाती है ना। तो आवृत्ति अपने पूर्व के सूत्रों से होकर के उसके बाद उन सूत्रों का सहयोग लेकर के तब अगले सूत्र में पूर्ण रूपेण वह पद बन पाता है। इसको हमें विशेष ध्यान रखना है। अब देखें अगला क्या है। अगला है आपका उत्व संधि के बाद केवल र लोप संधि। क्या संधि है? र लोप संधि, ये है र लोप संधि। अब र लोप संधि में सूत्र कौन सा है इसको देखा जाए तो पहला सूत्र, इसमें भी दो भाग किए गए हैं, दो सूत्र हैं, दोनों सूत्रों का सहयोग लेकर के ही पद आपका निर्मित होगा, बनेगा। पहला सूत्र है छोटा सा रो री, ये है रो री, ये आपका सूत्र है। अब इस सूत्र में देखें क्या इसका नियम आपका है कि यदि विसर्ग के बाद र हो, यदि विसर्ग के बाद र हो तो, विसर्ग के बाद र हो तो पूर्व र का लोप हो जाता है। तो पूर्व र का लोप हो जाता है। देखिए एकदम छोटा सा सूत्र है आपके सामने, रो री ना। सीधे करें कि विसर्ग के बाद यानी पहले पद के अंत में विसर्ग रहे और दूसरे पद के प्रारंभ में र हो ना, तो पूर्व वाला जो र होगा उसका लोप हो जाएगा। जैसे उदाहरण देख लें, इससे पूर्ण उदाहरण तो नहीं क्लियर होगा क्योंकि अगले सूत्र की सहायता लेना पड़ेगा, लेकिन एक संकेत के रूप में देख लें। जैसे लिख रहे हैं कि हरिधन रम्य, ठीक, लिख रहे हैं हरिधन रम्य ना। अब देखें पहले पद के अंत में इन्होंने क्या कहा इसको समझ लें। हमने पहले ही संकेत किया है कि अभी इसके बाद वाले सूत्र से आपकी स्थिति एकदम क्लियर होगी। र ये छोटी की मात्रा है, उसके बाद विसर्ग लग रहा है और आगे र आ रहा है, फिर म्य ये है ना। तो सूत्र आपका कह रहा है कि पहले पद के अंत में विसर्ग, पहले पद के अंत में विसर्ग आपको मिल गया,
उसके बाद वाले में कह रहे हैं कि र से प्रारंभ हो, तो पूर्व वाला जो र है ना, पूर्व वाला र वो उसका लोप हो जाएगा। तो बनेगा क्या? र का लोप हो जाएगा तो बनेगा क्या? इससे देखें बन क्या रहा है, बनाइए आप। ये हुआ ह ना, और ये र का जो अब ये संकेत कर रहे हैं कि र का जो लोप हो रहा है, इस र के लोप होने से स्थिति बन क्या रही है, यही आगे वाले सूत्र में आपको सहयोग लेना पड़ेगा। बिना आगे वाले सूत्र के सहयोग के आपका शब्द नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये जो ई है आपका आगे ये र के रूप में चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। हरिर शब्द बन रहा है, देखें कैसे बन रहा है उसको और आप क्लियर करें। लिख रहे हैं जैसे हरि धन रम में लिख रहे हैं, तो उसके बाद हरिर वही जो है ई का र कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं ह फिर री उसके बाद र और तब आगे आपका र और म्य। अब जब यहाँ पर एक र को हटा रहे हैं तो बन रहा है इनका हरि और रम्य। लेकिन सूत्र हमारा कहता है कि इसका ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। अभी इसका बाद वाला सूत्र जो आएगा तब ये क्लियर हो पाएगा और तब ये शब्द बनेगा दीर्घ होकर के हरि रम्य, ये तब ये शब्द आपका क्लियर होगा। अभी इस सूत्र से पूर्ण आपका शब्द नहीं बन पा रहा है, इसलिए अभी केवल आप नियम नंबर 1 या इसको अ कह लें, अनियम। इस नियम के बाद आप ब नियम को भी उसका भी सूत्र लिख करके तब इसको क्लियर करें तो ये एकदम स्पष्ट होगा, नहीं तो आपकी स्थिति एकदम स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अब इसी में लिख दीजिए ब करके। ब नियम में ब नियम तो लिखेंगे, पहले सूत्र लिख लें ब वाला भी ना। ब में सूत्र पहले लिख लीजिए। ब का सूत्र क्या है, तो ब वाले में सूत्र जो है वो है ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, ये सूत्र आपका है ना, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। अब इसका नियम लिखिए तो आपका अब क्लियर होगा नियम ना। अब इसमें नियम देखिए कि यदि विसर्ग के बाद र हो, यदि विसर्ग के बाद र हो ना, विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप, तो विसर्ग का लोप। अब इस सूत्र का प्रयोग कर लीजिए, रोरी सूत्र से ना, तो विसर्ग का लोप जो है वो रोरी सूत्र से होकर विसर्ग से पूर्व, रोरी सूत्र से होकर विसर्ग से पूर्व ना स्वर का, स्वर चाहे तो वो स्वर क्या है, विसर्ग से पूर्व स्वर का ना, अण है, अण शब्द देखिए है ना, स्वर का अण अर्थात अ ई उ ना, अण का दीर्घ हो जाता है ना। स्वर पूर्व स्वर को, पूर्व स्वर का अण
दीर्घ ना, अ ई उ दीर्घ अर्थात आ ई उ ना, आ ई उ हो जाता है। ये अण हमने इसलिए संकेत कर दिया, अण प्रत्याहार है। अण प्रत्याहार जो है अ ई उ, ये आपके लघु वर्ण हैं, इसी का दीर्घ हो जाता है आ ई उ। तो सूत्र आपका कह रहा है ना दीर्घो अण, तो अण का दीर्घ हो जाता है ना। तो अण हमने इसलिए लिख दिया कि संक्षेप में नहीं किया कि विसर्ग से पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाता है, इतना भी लिखा जा सकता था, लेकिन हमने संकेत कर दिया कि विसर्ग से पूर्व स्वर है कौन, अ ई उ, उसी का दीर्घ हो जाता है आ ई उ। अब इसका उदाहरण आप देखेंगे तब आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देखें, अब ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः सूत्र के अनुसार देखें क्या शब्द आपके क्लियर होते हैं। जैसे अभी जो आप बना रहे थे, चाहे तो वह भी देख सकते हैं, हाँ, नहीं तो दूसरा उदाहरण देख लीजिए। जैसे शंभुधन राजते, ये है शंभुधन राजते ना। अब आपको मिल गया शंभु धन राजते, जब आधा म लगा दिया तो विसर्ग को हटा दीजिए, वो वही काम करेगा। शंभु धन राजते, अब विसर्ग का आप क्या कर देते हैं, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए तो बन जाएगा शंभु र ना, विसर्ग का अब सीधे र कर दे रहे हैं। और जो पूर्व की व्यवस्था है, विसर्ग का स का रू का र, ये तीन स्थितियां से एकदम सीधे हमने आपको स्पष्ट कर दिया। आप समझ भी गए होंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे तो हम कर लें अगर दिक्कत समझ में आए तो। स का रू और रू का अब आगे र कर दिया। अब यहाँ पर हो गया शंभुर ना, आगे आपका है राजते ना। अब देखें सूत्र आपका कह क्या रहा है कि शंभुर जब बन गया उसके बाद अब आपको बनाना क्या है इसमें। अब आइए सूत्र से देखें, ये जो र है, कह रहे हैं कि विसर्ग के बाद र ना, तो र है और विसर्ग का लोप रोरी सूत्र से हो रहा है ना। तो विसर्ग से पूर्व जो स्वर है ना, विसर्ग से जो पूर्व, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर ही रह कर रहे हैं आप ना, तो विसर्ग से पूर्व जो स्वर है वो कौन है, उ है ना। इसको ध्यान दीजिए आप तो क्लियर हो जाएगा। श, ये आधा म है, ये भ है, भ में उ की मात्रा है ना, देख लीजिए आप, उ छोटा उ है ना। और आगे आपका है रा, इस र का लोप हो रहा है, रा ज ते ना। अब ये जो र अभी आपको विसर्ग के स्थान पर स का रू का र किया गया, तो स्थिति क्या बन रही है कि यहाँ पर ये जो र है, सूत्र आपका पहले ही कह रहा है कि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो एक तरह से ये र का लोप हो रहा है, वो विसर्ग मानिए चाहे विसर्ग के रूप में आया हुआ है र है, तो इसका लोप कर दिया। अब इसको जोड़िए आप तो देखिए क्या बनता है। श, आधा म, भ में जो है दीर्घ हो जाएगा उ का, तो बड़ा उ हो जाएगा शंभु ना। और आगे आपका हो गया राजते, तो ये आपका बन रहा है शब्द शंभु राजते। देख रहे हैं यहाँ पर जो छोटा उ की मात्रा थी, ये सूत्र आपका कह रहा है कि अ ई उ जो अण है उसका दीर्घ हो जाता है आ ई उ, यही देखना है। और ये लंबा जो कार्य है, इस कार्य को आपको नहीं करना है विशेष रूप से, ये केवल समझने के लिए हमने संकेत कर दिया है। केवल आपको इतना ही करना है कि यहाँ पर जैसे शंभु है, विसर्ग को हटा दिया,
शंभु शब्द हो गया। उसके बाद राजते है। सूत्र आपका कह रहा है कि विसर्ग को हटा करके जो उसके पहले वाला स्वर है उसी का दीर्घ कर दीजिए। जैसे इसके बाद एक आध उदाहरण और आपको दे रहे हैं तो आप देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे उदाहरण और है एक, लिख रहे हैं पुनः धान रमते। देखें, ये उदाहरण हम अब मिटा रहे हैं, समझ गए होंगे आप। पुनः धान रमते। यदि हम एकदम शार्ट में चलें, वो व्यवस्था सब छोड़ दीजिए, विसर्ग का स का रू का र, हाँ, ये व्यवस्था एकदम छोड़ दीजिए। केवल आप इस सूत्र का ही सहारा ले लीजिए कि विसर्ग के बाद र, तो विसर्ग के बाद र आपको मिल गया। आगे करें विसर्ग का लोप, तो आप विसर्ग का लोप कर दीजिए सीधे। तो आपका शब्द क्या बन रहा है? पू धन न में अ। ठीक है, न में अ, विसर्ग का आपने लोप कर दिया, हटा दिया। अब आगे आपको मिल गया र म और ते। अब सूत्र आपका फिर आगे कह रहा है कि विसर्ग का आप लोप कर दिए, उसके बाद विसर्ग से पूर्व जो स्वर है, तो विसर्ग से पूर्व स्वर आपका अब अपने आप क्लियर हो गया, अ है, तो इसी का दीर्घ हो जाता है, अर्थात इसके स्थान पर आदेश हो जाता है आ ना। दीर्घोण सूत्र आपका संकेत कर रहा है कि इसका दीर्घ हो जाएगा, तो आ हो गया। अब जोड़ लीजिए, शब्द आपका देखिए क्लियर हो गया अपने आप। बहुत लंबे व्यवस्था में जाने पर आपको भ्रम की स्थिति पैदा होगी, इसलिए शार्ट में आपको हम बता रहे हैं। पू न में आ को जोड़ दिया, ना हो गया, फिर र म ते। देखिए अब आपका शब्द एकदम क्लियर बन गया, पुनः रमते। केवल 2 स्टेप पे ही चलिए, बहुत पूरी व्यवस्था को लेकर के चलने पर भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, इसलिए केवल इतने से ही क्लियर कर लीजिए। पुनः धन रमते से आपने विसर्ग को हटा दिया, उस विसर्ग के पहले वाले स्वर को आपने दीर्घीकरण कर दिया और उसके बाद सबको जोड़ दिया, आपका शब्द बन गया। ठीक है, और उदाहरण जैसे देख लें, लिख रहे हैं गुरु धन रुष्ट। गुरु धन रुष्ट, ये तो यहाँ पर अब ये है गु, ये र है, र में आपका छोटा उ है। अब विसर्ग को आपने हटा दिया, सूत्र आपका कह रहा है विसर्ग हटा दीजिए। उसके बाद फिर है रू, फिर है ष्ट। अब यहाँ पर आपको उ का कर देना है बड़ा उ, उ का बड़ा उ कर देना है, तो बन जाएगा आपका गु, र में बड़ा उ लग गया, रू, गुरु, फिर रुष्ट। ये शब्द आपका बन गया गुरु रुष्ट। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि अब आपको एकदम स्पष्ट हो रहा है, ये दोनों सूत्रों की सहायता से ही आपका पद बनेगा। ये सूत्र केवल इतना ही संकेत कर रहा है कि र का लोप हो जाएगा, उसके बाद वाली व्यवस्था जो है बिना इस सूत्र की सहायता के आपका नहीं बन रहा है। इसीलिए वहाँ पर उदाहरण जो दिया गया उसको हमने रोक करके इस नियम को साथ में सहयोग में लिया। अब आपका शब्द एकदम स्पष्ट बन रहा है। ठीक है, और उदाहरण एक आध दो देख लें, ये आपका अब क्लियर हो गया, अब आपको पूर्ण रूपेण समझ में आ गया। जैसे एक उदाहरण और लिख रहे हैं, इसमें देख लें एक आध उदाहरण और। जैसे
मान लीजिए हम अपने ढंग से आपको संकेत कर रहे हैं, जैसे हरि धन रम्य। ठीक, हरि धन रम्य। अब इसको आप करें, देख लें क्या बनता है। यह है र में छोटी की मात्रा है, विसर्ग को आपको हटा देना है, आगे र है, फिर है म्य। अब इस ई का आपको दीर्घीकरण कर देना है, बड़ी ई हो गया। अब जोड़ लीजिए तो शब्द आपका बन जाएगा, देखिए ह, र में बड़ी की मात्रा री और इधर रम्य, हरि रम्य, ये शब्द आपका बन रहा है ना। इसी तरह से और शब्द कोई बनाएं, देखें यदि कोई शब्द आपका बन जाए और इस तरह से, जैसे हरि धन रुष्ट। मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में हम अपने ढंग से शब्द को बना करके आपको संकेत कर रहे हैं। हरि धन रुष्ट मान लीजिए जैसे मिल गया। अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए। ह र में छोटी की मात्रा है, विसर्ग आपका अब हट गया, इधर आपका है रू और फिर है ष्ट ना। तो ई का आपने कर दिया बड़ी। अब इसको जोड़ना है आपको, तो शब्द देखिए आपका क्या बन रहा है। ह, र में बड़ी, री और उसके बाद रू, फिर ष्ट, हरि रुष्ट, ये शब्द आपका बन रहा है। अब ये विसर्ग संधि जितनी आवश्यक है वो आपकी पूर्ण हो चुकी है। आपके कोर्स के आधार पर भी उसके अतिरिक्त भी कुछ हमने सूत्र जो भी आवश्यक था उसको संकेत कर दिया है। ये विसर्ग संधि आपकी पूर्ण हो गई है। अब आज ये तृतीय भाग में इतना ही। आप अच्छे ढंग से इसको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उदाहरण को जैसे हमने आपको संकेत किया है उसको अच्छे ढंग से आप व्यवस्थित कर लीजिएगा। देखेंगे पूर्ण रूपेण आपके शब्द निश्चित रूप से बन जाएंगे। सूत्र का सहारा, दोनों सूत्रों का सहारा लेना होगा आपको। दोनों सूत्रों के आधार पर आप बनाएंगे तो एकदम शब्द आपका बन जाएगा। ध्यान यही रखना है कि इसमें दीर्घीकरण होना है और दीर्घीकरण केवल 3 ही वर्णों का होना है। वो अ, ई, उ, इसका दीर्घीकरण हो जाएगा तो आ, ई, उ। यही मुख्य इसमें ध्यान रखना है। ये सूत्र आपका पूर्ण हुआ। आज की व्यवस्था इतनी ही। अब अच्छे ढंग से इसकी आप तैयारी करें, फिर अगले भाग में हम अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।